Assalamu alaikum student, mathematics 4024, welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Grade 9 students, I hope your preparation is going in full swing और बड़ा मज़ा आ रहा होगा मैथ्स पढ़ के। ऑनेस्टली इतनी मेहनत से तुम लोग मैथ्स पढ़ रहे हो ना कि अगर इतने इंटरेस्ट से पूरा साल मैथ्स पढ़ लो तो मैथमेटिशियंस बन जाओ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इंशाल्लाह तुम लोगों को। चलो अल्लाह पाक से दुआ है कि तुम लोग की इस मेहनत को अल्लाह पाक जो है वो कामयाब करे और आप लोग को आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के मार्क्स जो है वो मिले और आपके सारे मैथ्स के कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाए। आपके अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पेपर दे रहे हैं ग्रेड 11 के, और ग्रेड 10 के तो हो गए पेपर्स। ग्रेड 11 वालों को भी अल्लाह पाक कामयाब करे अच्छे नंबरों से। तो जहाँ जहाँ पेपर्स हो रहे हैं, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर्स में बिजी हैं, अल्लाह पाक उन सबकी मदद फरमाए, उन सबको अच्छे ग्रेड से कामयाब करे। मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी मदद कर दूं तुम लोगों की। और इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग सम पास पेपर क्वेश्चंस। कुछ मैंने पास पेपर क्वेश्चंस जमा किए हैं, कुछ मुझे स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, तो वो मुझे अच्छे लगे, इंटरेस्टेड लगे, तो मैंने सोचा कि वो शेयर कर लूँ ताकि सब उसका सोल्यूशन देख लें। बाकी अनाउंसमेंट एक ये थी कि इंशाल्लाह आई विल बी कंडक्टिंग अ लाइव सेशन आफ्टर मगरिब। मगरिब के बाद मैं जो है वो यूट्यूब पे लाइव सेशन कंडक्ट करूंगा इंशाल्लाह। उसमें जो तुम लोग के छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो उसमें एड्रेस कर लेंगे ताकि सबका फ़ायदा हो जाए। बाकी थोड़ा सा रिवीजन देख लेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो उसमें मैं तुम लोग को मतलब वर्बली थोड़ा सा रिवीजन भी करवा दूंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस की थी, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कैसे करना है। तो इंशाल्लाह मगरिब के बाद आ जाना, मैं इंशाल्लाह टाइम बता दूंगा। आई होप चैनल सबने सब्सक्राइब किया हुआ है तो टाइम वो नोटिफिकेशन तो आ ही जाएंगी तुम्हारे पास, तो उसमें मैं टाइम लिख दूंगा। बाकी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दूंगा, तो वो आगे मैसेज इंशाल्लाह सर्कुलेट कर देंगे। तो वो मगरिब के बाद रखेंगे इंशाल्लाह। 40 मिनट 45 मिनट वो जितनी हो जाए उसका, जितने स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होंगे जिस हिसाब से उसको मैनेज कर लेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स वाली जो वीडियो है वो आई होप तुम सबने देख ली होगी। उसका लिंक भी इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो देख के आना लाजमी। वो देख लोगे तो बहुत सारी चीज़ें तुम लोग की पहले से क्लियर हो जाएंगी। ऐसा ना हो कि एक ही क्वेश्चन जो है वो बार बार चलता रहे। तो वो वीडियो देख के आ जाना, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ताकि ये कि फिर पूछने में भी तुम्हें जो है वो तुम्हारे पास क्वेश्चन हो ना, कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जो मैं बता चुका हूँ फिर तुम दोबारा पूछ लो। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने कुछ पास पेपर क्वेश्चंस रिसेंटली अभी चैनल पे भी डाले हैं सॉल्व करके, तो उसको भी देख लेना, ये वाली वीडियो भी लाजमी देख लेना। बाकी है कि मुझे दुआओं में याद रखना, ठीक है। और लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी हैव 6 to 7 क्वेश्चंस इन दिस वीडियो, सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं P1 के। और ज़्यादातर जो है वो LCM HCF के टॉपिक में है, कुछ अलजेब्रा के भी हैं। एक कंप्लीटिंग स्क्वायर का मैंने रखा है क्योंकि स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन ज़रा बता दें। और फिर इनइक्वालिटी के भी एक दो क्वेश्चन है, तो वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इंशाल्लाह ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम December 2006। इन दिस क्वेश्चन रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, एक नंबर है मेरे पास 360, उसको मैंने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म मतलब वो जो एलसीएम के बाद जो सारे नंबर्स आते हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, जैसे 2 × 2 × 2 अब ये लिखा हुआ है 360 इज इक्वल्स टू 2³ मल्टीप्लाई बाय 3² मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका मतलब है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये पूरा इस तरह आता है और हम जो है वो इनको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है राइट 108 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब अभी उसने 360 के मुझे लिख के दे दिए हैं। कह रहा है 108 के आप लिख के दिखाओ, तो 108 के जो है वो मैंने यहाँ लिख दिए इस तरह। 108 लिखा, सिंस ये इवन नंबर था तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। 254 था 108, और फिर 54 अगेन इवन नंबर है तो मैंने 2 से स्टार्ट किया। 227 था 54, और 27 इज नॉट एन इवन नंबर। तो चूंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं तो मुझे प्राइम नंबर्स को ही देखना पड़ेगा। तो 2 पहला प्राइम नंबर हो गया, उसके बाद 3 आता है, तो 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 सा 27, और फिर 9 जो है वो 3 के टेबल में अगेन आता है, 3 3 सा 9, और फिर 3 1 सा 3। तो 108 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दूं तो ये 2² मल्टीप्लाई बाय 3³ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 108 एंड 360। और कह रहा है गिव योर आंसर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हम लोग एलसीएम इस तरीके से ही निकालते हैं, दोनों नंबर लिख के उनको स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, हम एलसीएम इस तरह निकालते हैं। और कुछ लोग जो है वो एलसीएम जो है वो इस तरह भी निकालते हैं कि 108 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे, 360 के सारे प्राइम फैक्टर्स लिखे, और अब देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो यहाँ 2³ है और यहाँ 2² है, तो मैक्सिमम कितना है 2³, तो आपने 2³ ले लिया। यहाँ 3² है, यहाँ 3³ है, तो मैक्सिमम कितना है 3³ आपने 3³ ले लिया। यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है,
तो मैक्सिमम है का मतलब क्या हुआ, 5 है ना ऑलवेज, मतलब 5 एक जगह तो प्रेजेंट है ना, तो 5 में वो मैक्सिमम एक 5 है, तो मैंने एक 5 ले लिया। तो इस तरह एलसीएम का तरीका ये भी होता है कि आप दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखते हो और फिर आप दोनों में जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है ना वो आप ले लेते हो। इसमें वो नंबर्स भी आते हैं जो प्रेजेंट ना हो, अगर यहाँ 7 भी होता ना तो मैं एलसीएम में 7 भी लेता, ठीक है, क्योंकि मुझे मैक्सिमम लेना होता है। तो यहाँ 2 स्क्वायर था, यहाँ 2 क्यूब था, तो 2 क्यूब मैक्सिमम है तो वो ले लिया। 3 स्क्वायर 3 क्यूब मैक्सिमम था, वो ले लिया। यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो एलसीएम में मुझे 5 यहाँ लेना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई और भी नंबर होता तो वो भी मुझे लेना पड़ता, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो एलसीएम में आती है। एचसीएफ में मैं सिर्फ कॉमन लेता हूँ बस। अगर मुझे इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना होता ना तो मैं सिर्फ कॉमन नंबर लेता कि दोनों में कॉमन कितना है, ठीक है। तो वो इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में एचसीएफ वाला भी डिस्कस कर लेंगे। तो एलसीएम वाला बस ये याद रखो कि फैक्टर्स लिखे और उसके बाद आपने मैक्सिमम वैल्यू ले ली। हम लोग एलसीएम इस तरह लेते हैं, 108 और 360 लिखा मैंने, 2 से स्टार्ट किया, इवन नंबर थे तो 254 था, 2 180 था। दोबारा इवन नंबर थे, 2 से स्टार्ट किया, 227 था, 290 था। अब ये इवन नंबर नहीं है, तो फिर अगला प्राइम नंबर 3 है, तो मुझे 3 से 3 9 था, 3 10 था। दोबारा दोनों 3 के टेबल में आते हैं, फिर मैंने 3 से किया, फिर 3 से किया। अब चूंकि यहाँ 1 आ गया, यहाँ 10 है, तो मुझे चूंकि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि वहां तक जाऊंगा जब तक 1 1 ना आ जाए। तो 10 के लिए फिर मैंने 2 से किया, 2 5 जा 10 और फिर 5 1 जा 5, तो अब मैं रुक जाऊंगा क्योंकि 1 1 आ गया। ये एलसीएम का तरीका होता है। और एचसीएफ में मैं वहां रुक जाता था जहां मेरा नंबर सेम टेबल में नहीं आ रहा होता था, ठीक है। तो मैं वहां एचसीएफ में रुक जाया करता था। तो मेरे पास दोनों मेथड्स हैं, आपकी मर्जी, आपको जो मेथड समझ में आता है आप उससे करो। मैं ज़्यादातर इसी मेथड को प्रेफर करता हूँ एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए। तो मैंने यहाँ आपको इस तरह भी सॉल्व करके दिखा दिया। तो एलसीएम कितना आ गया 108 और 360 का, जो टू टाइम्स है तो 2 स्क्वायर हो गया। और नहीं, टू टाइम्स नहीं है, 3 टाइम्स है, यहाँ भी है, तो 2 क्यूब हो गया। और 3 भी 3 टाइम्स है तो ये भी 3 क्यूब हो गया, और 5 1 टाइम है तो 5 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 108 एंड 360 इज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये एक मार्क का, और वो इस तरह के सवाल जो है ना वो बहुत पूछता है। आपने पास पेपर में ये देखे होंगे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट 360 के इज अ क्यूब नंबर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमें बस ये देखना है कि हमें क्यूब नंबर है, पहली कंडीशन ये है कि के क्यूब नंबर होना चाहिए, और उसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है 360। तो यहाँ 360 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 360 का एलसीएम निकालूंगा। 360 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा ना, तो 360 का एलसीएम मतलब इसी तरह निकालूंगा, 360 लिख के उसको डिवाइड करना शुरू करूंगा। तो 360 का एलसीएम आएगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। ये 360 का एलसीएम आ गया, या ये 360 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मुझे के से भी मल्टीप्लाई करना है तो मैंने मल्टीप्लाई बाय के भी लिख दिया। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि के की क्या वैल्यू है कि ये जो नंबर है ये पूरा क्यूब नंबर बन जाए। तो अब क्यूब नंबर का मतलब ये होता है कि जो जो नंबर्स यहाँ लिखे हुए आपको नजर आ रहे हैं उन सब पे पावर क्यूब होनी चाहिए। तो 2 पे तो क्यूब है, 3 पे स्क्वायर है, क्यूब होनी चाहिए। तो मतलब एक 3 मुझे यहाँ और ऐड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ ब्रैकेट में 3 लिख दिया, मतलब यहाँ 3 भी होना चाहिए अगर ये क्यूब नंबर है तो। और 5 एक टाइम है, तो क्यूब लाने के लिए मुझे कितने 5 ऐड करने पड़ेंगे, 2 5 ऐड करने पड़ेंगे, तो 5 स्क्वायर। अब ये सारे नंबर 3 3 टाइम है, 2 भी क्यूब है, 3 भी क्यूब है और 5 भी क्यूब है। इसका मतलब है कि ये अब ऑटोमेटिकली एक क्यूब नंबर बन गया है। और चूंकि मैंने ऐड कितना किया, मैंने एक 3 ऐड किया और 2 5 ऐड किया, तो 5 स्क्वायर कितना होता है 25। 25 मल्टीप्लाई बाय 3 जो है वो मेरे पास होता है 75। तो इसका मतलब है कि के की जो जो वैल्यू है ना वो 75 आ रही है। अगर के की वैल्यू 75 होगी तब ये 360 के जो है वो क्यूब नंबर होगा, ठीक है। तो क्यूब नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना इनको इस तरह सॉल्व करते हैं कि बस आप ये देखो कि जो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर का एलसीएम लिख लो, उसके साथ आगे जो भी वो है वेरिएबल वो लिख लो। और फिर अगर ये क्यूब नंबर है तो इसका मतलब है जितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं सब पे क्यूब पावर होनी चाहिए। इस पे क्यूब पावर है तो 2 की कोई और जरूरत नहीं है। 3 पे स्क्वायर है, क्यूब चाहिए तो एक बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ 3 लिख दिया। 5 एक था, 2 बढ़ाने पड़े, मैंने यहाँ 2 बढ़ा दिया। अब मैंने ऐड कितना किया, मैंने कितने नंबर बढ़ाए, मैंने एक 5 बढ़ाया और मैंने एक 3 बढ़ाया और 2 5 बढ़ाए। तो 5 2 मतलब 5 स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीप्लाई बाय 3 75। तो इसका मतलब है के की वैल्यू 75 होगी। तो ये जो नंबर है 360 के, ये एक क्यूब नंबर होगा। आगे वो हमसे स्क्वायर नंबर का भी पूछेगा, तो स्क्वायर नंबर का भी, अब यहाँ क्यूब नंबर है तो पावर 3 है, स्क्वायर नंबर होता तो पावर 2 होती, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है। उसके बाद एक क्वेश्चन है सिंपल, जून 2007 का, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दो फ्रैक्शंस मुझे दिए हुए हैं, 1/4 प्लस 1/7, दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए कॉमन डिनोमिनेटर बनाया मैंने 28,
क्योंकि 4 और 7 का जो कॉमन मल्टीपल है वो 28 है, तो मैंने जो है वो 28 रखा, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 4 आ गया, 7 4 11 अपॉन 28 हो गया। 1 मार्क का ये जो है वो एक सवाल हो गया, इसके 1 मार्क मिल गया आपको। नेक्स्ट में वो कह रहा है वन होल नंबर 7 अपॉन 8, ये मिक्स नंबर है, डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 16। तो पहले मैं इस मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूँ। उसका तरीका ये होता है कि 8 को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 8 वन ज़ा 8, और जो भी आंसर आता है उसमें 7 को ऐड करना होता है, तो 8 वन ज़ा 8 और 8 और 7 15 हो गए। ये बन गया 15 अपॉन 8 और डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 16 हो गया। आपको पता है फ्रैक्शंस को डिवाइड की जो डिवीजन है वो कैसे सॉल्व करते हैं, इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड के साइन के बाद वाला जो फ्रैक्शन होता है उसको फ्लिप कर देते हैं, 16 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया। अब ये क्रॉस कटिंग हो गई, 3 वन ज़ा 3, 3 फाइव ज़ा 10 और 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो 2 और 5 ऊपर बच गया, 5 टू ज़ा 10, इसका आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2010, पेपर 1 का क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, वो आपको जरूर देगा फिर इसका सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक जो है ना वो पास पेपर के हर क्वेश्चन में जो है ना वो आपको मिलता है, या फिर अगर ऐसे नहीं देता तो वो आपको पूरा सवाल देता है और फिर आपको आखिर में बोलता है कि राउंड योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर या गिव योर आंसर टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है P1 के लिए। ठीक है, तो अब इसमें कह रहा है कि आपके पास जो है वो 48.9 मल्टीप्लाई बाय 0.207 स्क्वायर डिवाइड बाय 3.94 है। पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू राइट योर नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एंड देन एस्टिमेट द वैल्यू, फिर आपको इसकी एक एस्टिमेट करनी है वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए पहले आपको तीनों नंबर्स को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ये है 48.9, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मुझे एक चाहिए, तो एक चाहिए का मतलब है मुझे बस 4 चाहिए। तो अगर 4 को मैं जो है वो राउंड ऑफ करूंगा 4 तक, तो ये 8 है, 8 का मतलब है यहाँ एक ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5, और फिर ये जितने नंबर है मुझे जीरो लगाना पड़ेगा। तो चूंकि मुझे एक वो चाहिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर, तो मैं सिर्फ 50 लिखूंगा। अगर मैंने 50.0 लिखा तो वो गलत हो जाएगा, उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो आप सिर्फ 50 लिखोगे बस। ठीक है, क्योंकि आपने उसने आपको क्लियरली ऊपर मेंशन किया है बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमने क्लास में भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स हमने डिस्कस किए थे, हमने कहा था कि अगर डेसिमल आ जाता है तो फिर जीरो सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो चूंकि आपको सिर्फ एक सिग्निफिकेंट लिखना है तो आप सिर्फ 50 लिखोगे बस। मल्टीप्लाई बाय, अब ये पूरा नंबर है 0.207, इसमें मुझे एक सिग्निफिकेंट चाहिए, तो इसमें एक सिग्निफिकेंट सिर्फ 2 है, तो अगर मैं 2 को रखूंगा तो 2 से पहले नंबर 0 है, तो इसका मतलब है मैं इन दोनों को हटा सकता हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने जो है वो 0.2 लिख दिया, 0.2 पे स्क्वायर आ गया, चूंकि यहाँ स्क्वायर था पहले से। डिवाइडेड बाय 3.94 है, इसको भी मुझे एक नंबर में चाहिए, तो 3 रखना है, 3 से पहले 9 है, 9 को हटाऊंगा तो यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन 4 के बाद पॉइंट के बाद अगर 0 0 लगा दिया तो वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएंगे। आपको सिर्फ एक चाहिए था, तो आपने जो है वो सिर्फ आपने 1 रख लिया। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब मुझे क्या करना है, 50 है, पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो पेपर 1 में आपको पता है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, 50 एज इट इज लिखा। 0.2 का स्क्वायर से बेहतर है कि मैं 0.2 का फ्रैक्शन कन्वर्ट कर दूंगा, 2/10 हो गया, 2/10 का स्क्वायर लिख दिया, 4 ऐसे ही आ गया। 2/10 का स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100, तो ये 4/100 हो गया। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ 50 है, इस 50 से 50 टाइम्स 1 इज 50, 50 टाइम्स 2 इज 100, और ये 2 और 4 भी कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ 2 बचेगा उसमें न्यूमरेटर में, और 4 जो है वो डिनोमिनेटर में बचेगा। 2/4 हो गया हाफ, मतलब इसका आंसर जो है मेरे पास 0.5 आ गया, या 1/2 आ गया। ये 2 मार्क का क्वेश्चन था, जिसमें 1 मार्क वो आपको राउंड ऑफ करने के देगा टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, और 1 मार्क जो है फिर उसको सिंप्लीफाई करने के लिए देगा। तो मे भी पॉसिबल आपके पेपर में ये 4 मार्क्स का आ जाए। ठीक है, तो फिर ये चीज़ ऐसी है कि वो आपको कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए लाजमी दे सकता है। तो इसमें यह है कि थोड़ा सा सिग्निफिकेंट जो फिगर्स हैं उनके रूल्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, जैसे मैंने आपको क्लास में भी जो है जो रिवाइज कराए थे, इसी तरह आप कोई वीडियो खोल लेना, वीडियो में देख लेना सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके रूल्स जो है ना वो लाजमी रिवाइज कर लेना। बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि वो जो लाइव सेशन वाली जो क्लास है हमारी, इंशाल्लाह उसमें जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लें, राउंडिंग ऑफ के थोड़े से रूल्स वगैरह उसमें डिस्कस कर लेंगे। बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन एलसीएम एचसीएफ पे। अब यहाँ देखो, स्मॉल एस पॉजिटिव इंटीजर विच इज अ स्क्वायर नंबर, तो अब ये स्क्वायर नंबर वाला आ गया, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। 2010 का क्वेश्चन है, रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इस प्राइम फैक्टर्स। 168 के प्राइम फैक्टर्स उसने लिख दिए 2 क्यूब, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और फिर एक बार 3 और एक बार 7, तो ये उसने 168 के प्राइम फैक्टर्स मुझे लिख के दे दिए। और उसने जो है वो अगले वाले में बोला है कि एक्सप्रेस 140 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो 140 आपने जो है वो लिखा है एलसीएम की तरह निकाला, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2
मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया, इसको 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 कर दिया। ये बिल्कुल एलसीएम की तरह निकाला है, जैसे एलसीएम आपने 140 लिखा 2 से किया, 270 था, फिर 235 था, फिर 5 7 था और 7 1 था। तो इस तरह आप करोगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड 140। तो ये दोनों तरीकों से देख लेते हैं। 168 और 140 जैसे हम लेते हैं, चूंकि दोनों इवन नंबर है तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 284 था और 270 था। ठीक है, उसके बाद अगेन दोनों इवन नंबर है तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, 242 था और 235 था। अब ये दोनों इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब है ये 2 से नहीं हो सकते। 3 के टेबल में 35 नहीं आता तो मैं 3 से भी नहीं कर सकता। 4 5 जब मैं 7 पे आया तो मैंने देखा कि हाँ 7 के टेबल में 42 भी आता है और 35 भी आता है, तो 7 टाइम्स 6 इज 42 एंड 7 टाइम्स 5 इज 35। अब मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि 6 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, और चूंकि मुझे एचसीएफ निकालना है तो मैं यहाँ रुक जाऊंगा। इसका एचसीएफ आ गया 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसका एचसीएफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 आ गया। अब इसको दूसरे वाले मेथड से भी देख लेते हैं। 140 के सारे फैक्टर्स ये रहे, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, और 168 के उसने मुझे क्वेश्चन में दिए हुए थे 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब मैंने आपको बोला था एलसीएम में हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, एचसीएफ में हम सिर्फ कॉमन वाली वैल्यू लेते हैं जो कॉमन होती है बस। तो अब यहाँ 2 क्यूब है और यहाँ 2 स्क्वायर है, तो कॉमन कितना है? 2 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ भी 2 स्क्वायर है और यहाँ भी 2 स्क्वायर है, एक ज्यादा है तो मैंने 2 स्क्वायर ले लिया। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है तो मैं 5 नहीं ले सकता। 3 यहाँ पे है, 3 ऊपर नहीं है, मैं 3 नहीं ले सकता क्योंकि यहाँ मुझे कॉमन लेने होते हैं बस। और ऊपर भी एक 7 है, नीचे भी एक 7 है, तो इसका मतलब है मैं 7 भी ले सकता हूँ। तो देखो इस वाले मेथड से भी वही वाला एचसीएफ आ गया, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 28 इसका एचसीएफ आ गया। तो अब आपकी मर्जी है, आप दोनों मेथड में से किसी से भी एचसीएफ निकालो, आंसर दोनों से सेम ही आते हैं। फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट 168n इज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे। 168 का हम जो है वो पहले फैक्टर्स हमें मौजूद है, लिखा हुआ है सारा, 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मैंने लिख दिया। और चूंकि स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर का मतलब है हर किसी पे पावर 2 होनी चाहिए। तो 2 पे पहले पावर क्यूब है, तो मैंने इसको किस तरह लिखा, मैंने पहले लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, क्यूब को मैंने ब्रेक कर दिया स्क्वायर में और पावर 1 में। फिर मैंने 3 एज इट इज लिख दिया, मैंने 7 एज इट इज लिख दिया। अब मुझे चेक करना है हर किसी पे स्क्वायर पावर होनी चाहिए, तो 2 वाला जो पहला 2 है उस पर तो स्क्वायर है, लेकिन जो दूसरा 2 है उस पर स्क्वायर नहीं है, उस पर पावर 1 है, तो मुझे एक 2 और ऐड करना पड़ेगा यहाँ। 3 भी एक है तो एक 3 और ऐड करना पड़ेगा, और 7 भी एक है तो मुझे एक 7 और ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब है 2 3 7 मुझे ऐड करने पड़ेंगे। तो 2 3 7 मैंने ऐड किए। अब ऐड करने के बाद मेरे पास हर नंबर जो है वो उस पर पावर स्क्वायर है, 2 पे भी स्क्वायर है, ये 2 और ये 2 इस पे भी स्क्वायर आ गई, ये 3 और ये 3 इस पे भी स्क्वायर आ गई, ये 7 और ये 7 इस पे भी स्क्वायर आ गए। इसका मतलब है कि अब ये 168n जो है ये मेरे पास एक स्क्वायर नंबर बन गया है। और n की वो क्या है वैल्यू, एक्स्ट्रा कौन कौन ऐड हुआ, 2 3 7, तो 2 3 6 और 6 7 42। तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू मेरे पास आ गई 42। तो स्क्वायर नंबर के लिए स्क्वायर पावर, क्यूब नंबर के लिए क्यूब पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर वही सिग्निफिकेंट फिगर्स का है, उसमें आपको अगेन कह रहा है कि आपको वन डिजिट, वन सिग्निफिकेंट फिगर पहले जो है राउंड ऑफ करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई भी करना है। तो ये 8.62 है, एक करूंगा 6 को हटाना पड़ेगा, 9 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ 9 लिख दिया। मल्टीप्लाई बाई ये है 2.04, 2 रखना है सिर्फ, 2 से पहले 0 है, कोई ऐड नहीं होगा तो ये 2 स्क्वायर हो गया। और ये जो है यहाँ एक वो रखना है सिग्निफिकेंट, तो 2 रखना है बस, 2 से पहले 8 है तो 8 हटेगा तो एक ऐड हो जाएगा, ये 0.3 आ जाएगा। अगेन डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 3/10, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 9 4 36 हो गया। अब आपको पता है ये फ्रैक्शन है, जब ये ऊपर आएगा तो ये फ्लिप हो जाएगा, तो फ्लिप का मतलब 10/3 हो गया। और जब मैंने इसका निकाला तो ये 3 1 3, 3 12 36 हो गया, और 12 को 10 से किया तो 120 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जून 2013, पेपर 1 का क्वेश्चन है, अलजेब्रा से थोड़ा रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में t-5 और t+3 दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, तो मैंने दोनों ब्रैकेट्स को जो है वो मल्टीप्लाई करना है। उसका तरीका ये होता है कि एक ब्रैकेट को आप स्प्लिट करते हो और दूसरा जो है वो उसके साथ एज इट इज लिखते हो। तो पहले मैंने t लिखा, फिर t+3 एज इट इज उसके साथ कॉपी किया, फिर -5 लिखा और फिर t+3 दोबारा लिखा। t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर आ गया, t को 3 से किया 3t आ गया पॉजिटिव, -5 को t से किया -5t, और -5 मल्टीप्लाई बाय +3 विल बी -15। t को t में ऐड कर दिया, +3t और -5t जो है वो -2t हो गया। तो ये मेरे पास जो है वो आंसर आ गया, t स्क्वायर -2t -15। सेकंड पार्ट में कह रहा है फैक्टराइज, फैक्टराइज कह रहा है 64x स्क्वायर -9y स्क्वायर। फैक्टराइज करना है, ब्रैकेट्स बनाने हैं, दो टर्म्स हैं, बीच में माइनस का साइन है,
और दोनों टर्म्स जो है वो कम्प्लीटली स्क्वायर है किसी का, तो इसका मतलब है आइडेंटिटी यूज हो सकती है। 64 8 का स्क्वायर होता है और एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर जो है वो वाई का स्क्वायर है। इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर्स हैं बिल्कुल, तो मैं यहाँ इनको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया समझो, तो 64 की जगह पे 8 आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स आ गया होल स्क्वायर, माइनस 9 किसका स्क्वायर, मैं 9 का स्क्वायर रूट लूंगा तो 3 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो वाई आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर्स हैं, बीच में नेगेटिव साइन है, तो एक बार इनको पॉजिटिव में लिख लिया और एक बार इनको नेगेटिव में लिख लिया, तो ये इसका आंसर आ गया। पार्ट सी में कह रहा है फैक्टराइज 6ab माइनस 2a माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4b। अब यहाँ फैक्टराइज करना है, वी हैव 4 टर्म्स, 4 टर्म्स में दो दो को पेयर बना के कॉमन लेने होते हैं, लेकिन 4 टर्म्स जो है उनको मुझे थोड़ा सा अरेंज इसलिए करना पड़ा क्योंकि फर्स्ट 2 टर्म्स में से तो कुछ कॉमन आ रहा है, लेकिन जो लास्ट 2 टर्म्स है इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब है मुझे थोड़ा सा ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इनको आगे पीछे करना पड़ेगा। तो पहले मैंने 6a भी लिखा और फिर मैंने 4b को शुरू में ले आया पॉजिटिव, माइनस 3a स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस 2a यहाँ पे आ गया, मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से मैंने 2b कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में 3a प्लस 2 आ गया। अब यहाँ से मैंने माइनस a कॉमन लिया तो अगेन ब्रैकेट में 3a प्लस 2 आ गया, दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आ गए, इसका मतलब है मैंने ग्रुपिंग सही की है। अब मैं जो है उन दोनों ब्रैकेट्स को एक बार कॉमन ले लूंगा 3a प्लस 2, और जो बाकी बचेगा उसको एक ब्रैकेट में लिख दूंगा 2b माइनस a। डी पार्ट में देखो, डी पार्ट वाला जो क्वेश्चन है ये मेरा जो है मैंने बताया था कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन है, ये हमने क्लास में भी रिवाइज किया था। यहाँ ये कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इन द फॉर्म x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस बी। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि सर कंप्लीटिंग स्क्वायर तो ऑप्शन होता है, चॉइस होती है, आपकी मर्जी है सॉल्व करो। देखो सॉल्व करने वाली बात अलग है, सॉल्व अगर आपको करना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो वो आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, उसको कंप्लीटिंग से करो, फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, तो इट्स अप टू यू। लेकिन अगर इस तरह का सवाल वो देता है ना जिसमें वो आपको कह रहा है कि फॉर्म चेंज करो, इसकी आइडेंटिटी वाली फॉर्म लेके आओ, तब आप सिर्फ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज करोगे, इसके अलावा कोई और मेथड यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को फिर सॉल्व भी करवा रहा है वो, ठीक है। तो ये एक समझ लो ये पूरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, जिसमें वो नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हेंस सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 लीविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म। अब वो कह रहा है लीविंग योर आंसर इन दिस फॉर्म, इसका मतलब है फिर यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं किया जा सकता। वैसे यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है, अगर आप यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज करो तो इस फॉर्म में आप आंसर दे सकते हो। ये वही वाली फॉर्म है, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो स्क्वायर रूट तक रुक जाना। ये माइनस बी प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से भी हो सकता है, आप उसकी फॉर्म जो है वो आगे मत लेके जाना, बिल्कुल कंप्लीट आंसर मत देना, आप अपना आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में छोड़ देना। लेकिन ज्यादा अच्छा ये बेहतर ये है कि चूंकि इसका पार्ट 1 से रिलेशन है, तो पार्ट 1 में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर तो कर ही रहे हैं, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं जल्दी से। अब इसमें तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन लिखी है ना इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई कोफिशिएंट है ना तो आप पूरे एक्सप्रेशन को उस नंबर से डिवाइड करते हो ताकि एक्स स्क्वायर के साथ 1 आ जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जब तक 1 नहीं आएगा ना मैं अपना मेथड आगे शुरू नहीं कर सकता। तो सबसे पहले जो है मैंने अपने एक्सप्रेशन को देखा, मेरे एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो मैंने कहा ठीक है भैया 1 है तो इसका मतलब है मैं अपना प्रोसेस, अपना जो मेथड है वो शुरू कर सकता हूँ। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई और नंबर हुआ जैसे 3 हुआ, तो पहले आप क्या करोगे, पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड करोगे, हर टर्म को 3 से डिवाइड करोगे। तो जब आप 3x स्क्वायर को 3 से डिवाइड करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर ही चाहिए, मुझे हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ 1 चाहिए। माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा 6/3, मतलब ये 2 हो जाएगा, और ये प्लस 3/3 है तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह आपको पहले पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड करना पड़ता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। अगर 1 है तो बस फिर सही है, फिर अपना मेथड स्टार्ट करते हैं। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाए तो फिर हम ये देखते हैं मिडिल टर्म का कोफिशिएंट क्या है। तो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है 6, तो आप मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लेते हो और उसको 2 से डिवाइड करते हो, क्योंकि आइडेंटिटी में जो मिडिल टर्म होती है वो 2a भी होती है ना, तो यहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर में आइडेंटिटी तो बनानी है, तो इसीलिए 2 से डिवाइड किया। तो आप जब 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, ठीक है। तो अब ये जो 3 आया है, अब इस 3 का स्क्वायर आप एक बार ऐड भी करते हो और एक बार सब्ट्रैक्ट भी करते हो। मैंने आपको बोला था हमेशा पहले ऐड करना फिर सब्ट्रैक्ट करना, क्योंकि ऐड करेंगे तो आइडेंटिटी बनेगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी नहीं बनेगी। आइडेंटिटी का जो फॉर्मूला होता है उसमें पहली और आखिरी टर्म पॉजिटिव होती है, मिडिल टर्म जो है वो डिपेंड करता है कौन सी आइडेंटिटी। अगर फर्स्ट आइडेंटिटी है पॉजिटिव वाली तो मिडिल टर्म भी पॉजिटिव होगी, अगर सेकंड आइडेंटिटी है नेगेटिव वाली तो मिडिल टर्म भी नेगेटिव होगी। तो इसीलिए हमेशा जो है ना पहले स्क्वायर को ऐड करना चाहिए।
तो मैंने क्या किया, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लिया 6, 2 से डिवाइड किया, 3 आंसर आया। एक्स स्क्वायर मैंने एज इट इज लिखा, -6x एज इट इज लिखा। इसने यहाँ ब्रेक करके दिखा दिया, वैसे ब्रेक करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट यहाँ -6x लिख दो। फिर ये जो आंसर आता है इसका स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और इसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर आप देख लेते हो कि आपके पास ओरिजिनल क्वेश्चन में जो नंबर होता है उसको आप आखिर में कर देते हो। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स होती हैं ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी बन जाती हैं। आपकी आइडेंटिटी बन गई, अब आपके पास 3 टर्म्स आ गई, अब आप इसको फैक्टराइज करोगे, ब्रैकेट में बंद करोगे। तो उसका तरीका क्या होता है, आप पहली वाली टर्म लेते हो विदाउट स्क्वायर, आपने ब्रैकेट खोला, पहली टर्म एक्स स्क्वायर थी, आपने विदाउट स्क्वायर एक्स ले लिया, मिडिल टर्म का साइन देखा, मिडिल टर्म का साइन था नेगेटिव, आपने नेगेटिव ले लिया, और फिर ये जो लास्ट टर्म होती है ना, 3 में से जो लास्ट टर्म होती है उसको बगैर स्क्वायर के लेते हैं और ब्रैकेट बंद बंद करके स्क्वायर लगा देते हैं। माइनस एज इट इज आया, 3 का स्क्वायर 9 और +3 आ गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम पहले जो है वो माइनस कर लेते हैं। नहीं भाई, बॉड मास में पहले पावर आती है, आपको पहले पावर सॉल्व करनी है, उसके बाद आप जो है वो माइनस साइन की फिक्र करोगे। अभी ये स्क्वायर सिर्फ 3 पे है बस, तो आप जो है वो 3 का स्क्वायर खोलोगे, जो बचेगा 9, ये माइनस को बाहर ही रहने दोगे और ये +3 हो जाएगा। अब आप ये -9 और +3 को सॉल्व करोगे तो -9 और +3 आपका -6 हो जाएगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर वाली फॉर्म जो थी, जो उसने क्वेश्चन में बोली थी, वो आ गई। अब मैं यहाँ छोड़ दूंगा। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी से, कि आपने देखा कि आपके पास जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, तो आपने मेथड स्टार्ट किया। उसका मेथड का तरीका क्या है, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लेते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसको एक बार उसका स्क्वायर ऐड करते हैं और उसका स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, और जो लास्ट में नंबर लिखा होता है वो लास्ट में चला जाता है। अब जो शुरू की 3 टर्म्स होती है ना, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी। एक्सपेंडेड फॉर्म में you have to convert them into the factorized form. Factorized form is the form in which we have brackets. So how can we convert this expanded form into the factorized form? You will first open a bracket, you will take the first term without the square, that is x, you will take the sign of the middle term, that is negative, and then the last term, the third term without square, 3 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर आ गया, दिस इज द फैक्टराइज फॉर्म। एंड देन यू टेक केयर ऑफ द लास्ट टर्म्स, जो भी लास्ट टर्म्स होती हैं उनका स्क्वायर ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आप अपना फाइनल आंसर ले आते हो। तो पार्ट डी का जो डी का पार्ट 1 का जो आंसर है, दैट इज x-3 होल स्क्वायर -6। दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म जिसमें उसने मुझे कन्वर्ट करने के लिए बोला था। अब वो कह रहा है कि इसको सॉल्व भी करो एंड गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ p प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ q। तो व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट इक्वेट देम विद जीरो। ये मैंने पूरा लिखा, x-3 इक्वल्स टू 0, -6 इसको 0 के बराबर कर दिया, एंड दिस इज -6, इट विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल बिकम +6। दिस इज x-3 होल स्क्वायर, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सो अब मुझे क्या करना है, आई विल टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ भी स्क्वायर ले लिया, एंड आई विल टेक द स्क्वायर ऑन दिस साइड एज वेल। दिस इज द टेकिंग स्क्वायर रूट मेथड। वो याद है स्क्वायर रूट मेथड जो था, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वही वाला है। तो यहाँ से स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया, दिस इज x-3 एंड दिस विल बी, आपको पता है स्क्वायर रूट से जब भी कोई नंबर बाहर आता है तो ये बचता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ही आ गया। कैलकुलेटर अगर मैं नहीं यूज करना चाह रहा, अगर ये पेपर 1 में आ गया तो मैंने स्क्वायर रूट नहीं निकालना, और वैसे भी मैं स्क्वायर रूट नहीं निकालूंगा क्योंकि इसने मुझे क्लियरली यहाँ मेंशन किया है कि यू हैव टू कन्वर्ट योर आंसर इन दिस फॉर्म। इसी वजह से ये पेपर 1 में आ रहा है। आप बोलोगे ना सर आपने कहा था कि स्क्वायर रूट वाले सवाल तो पेपर 2 में आते हैं, तो यहाँ पेपर 1 में से इसी वजह से आ रहा है क्योंकि उसने आपको बोला है कि यू डू नॉट नीड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, लीव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट। तो आप इसका स्क्वायर रूट जो है वो नहीं निकालोगे, बस ये जो प्लस, ये आपका -3 है, आप इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना, ये वहां जाके +3 बन जाएगा, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3 ± √6। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो आई होप ये तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं वैसे चैनल पे, अगर तुम थोड़ा सा पीछे आगे एक्सप्लोर करो तो तुम्हें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वहाँ बड़ा डिटेल में मिल जाएगा। जल्दी से 2-3 क्वेश्चंस और हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, 2-3 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ये एलसीएम एचसीएफ का है, इसीलिए मैंने इसको जो है वो यहाँ रखा है। मुझसे कह रहा है कि एक्सप्रेस 108 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो मैंने 108 को जो है वो एलसीएम निकाल के, जैसे जो तरीका है उसका वो मैंने रखा, तो एलसीएम आ रहा है इसका 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब मैंने इसको इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 2 स्क्वायर हो गया और 3 क्यूब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। मेरे पास दो नंबर हैं, एक है n और एक है 500। n को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखूं तो वो बनता है 2 की पावर p
मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर क्यू मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर आर। तो ये एन के प्राइम फैक्टर्स हैं सारे, और 500 के जब आप निकालोगे तो वो आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 क्यू। आपसे कह रहा है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब एचसीएफ एन और 500 का आ रहा है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एन एंड 500 इज कमिंग आउट एज 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब आ रहा है और फिर 7 आ रहा है। ठीक है, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू एन आर। अब यहाँ क्या ट्रिक है, हमने अभी देखा था कि एलसीएम एचसीएफ की क्या ट्रिक होती है, एलसीएम कैसे आता है दो नंबर्स का और एचसीएफ कैसे आता है, तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ की पॉइंट लिख दिया। की पॉइंट क्या है मेरे पास, की पॉइंट सिंपल सा है, एच सी एफ अगर मैं किसी दो नंबर्स के लेता हूँ तो एच सी एफ इज द कॉमन थिंग। ठीक है, एच सी एफ कॉमन थिंग होती है। और एलसीएम अगर दो नंबर्स का ले रहा हूँ तो एलसीएम इज द मैक्सिमम थिंग, जो वहाँ मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद है उन दोनों नंबर्स के दरमियान। तो चूंकि मुझे एन नहीं पता, मुझे एन फाइंड आउट करना है, नहीं मुझे एन नहीं पता, सॉरी मुझे एन नहीं फाइंड आउट करना, मुझे पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन मुझे नहीं फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या किया, मैंने फोकस किया अपने इसी कॉन्सेप्ट में, कॉमन और मैक्सिमम वाला। तो यहाँ 2 पे पावर है पी और यहाँ 2 पे पावर है स्क्वायर। एचसीएफ कहता है कि जो कॉमन वैल्यू है ना दोनों में वो है 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर यहाँ भी है और 2 स्क्वायर यहाँ भी है। एच एलसीएम कहता है कि जो मैक्सिमम नंबर है वो 2 3 है। तो इसका मतलब है यहाँ तो 2 स्क्वायर है तो 2 क्यूब यहाँ होगा ना, तभी इनका एलसीएम 2 3 आया। तो इसका मतलब है पी की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई, क्योंकि मैंने बताया था मैक्सिमम नंबर जो दोनों में होता है वो एलसीएम बताता है। तो एलसीएम कह रहा है कि 2 पे पावर क्यूब है मैक्सिमम दोनों में, तो यहाँ तो स्क्वायर है, तो इसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ क्यूब होगी। अगर यहाँ क्यूब नहीं होती तो एलसीएम में कभी भी क्यूब नहीं आता। ठीक है, तो पी की पावर तो 3 आ गई। अब आ जाओ क्यू पे, 5 की पावर है क्यू। एचसीएफ कह रहा है कि 5 स्क्वायर है, मतलब कॉमन पार्ट जो है ना वो दोनों के पास 5 स्क्वायर है, यहाँ भी 5 स्क्वायर है और यहाँ भी 5 स्क्वायर है। लेकिन जब मैं दोनों नंबर्स को देखता हूँ तो यहाँ तो 5 क्यूब नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर यहाँ 5 क्यूब है तो यहाँ 5 स्क्वायर होगा, तभी एचसीएफ में 5 स्क्वायर आया है, क्योंकि 5 स्क्वायर क्या होता है, कॉमन। तो यहाँ भी होना चाहिए और यहाँ भी होना चाहिए। और एलसीएम में तो 5 क्यूब ही आएगा, क्योंकि एलसीएम हमेशा वो मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब है क्यू की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है ना, क्योंकि एचसीएफ ने कहा है कि दोनों के पास 5 स्क्वायर है। आर की वैल्यू देख लेते हैं, आर जो है वो 7 की पावर आर है। यहाँ तो 7 मुझे नजर नहीं आ रहा 500 में, एन में नजर आ रहा है। एच सी एफ कह रहा है कि जो 7 कॉमन नहीं है, तो वो तो मुझे आ ही रहा है नजर, यहाँ 7 नहीं है, इसका मतलब 7 कॉमन नहीं है। और एलसीएम कह रहा है कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी है ना 7 की, वो 7 की पावर 1 है। तो इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ये इस तरह का थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, या तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट 2 मार्क्स का था। वैसे तो ये 2 मार्क्स से ज्यादा का होना चाहिए, क्योंकि पी क्यू आर की वैल्यू चाहिए तो 3 मार्क्स तो होने चाहिए कम से कम इसके। तो ये 1 मार्क का हो गया, ये 2 मार्क का हो गया, तो ये 3 4 मार्क का मैं इसीलिए कहा था कि एलसीएम एचसीएफ का सवाल ट्रिकी आएगा, क्योंकि आपके पास जो है ना वो टॉपिक्स कम है 9 में, जो है ना वो पेपर 1 के टॉपिक्स आपके पास उस हिसाब से कम है थोड़े ना। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ों को रिपीट करेगा, वो आपको जो है वो मतलब फंसाने की कोशिश करेगा। एलसीएम एचसीएफ वैसे तो कहने में बड़े आसान से टॉपिक है, लेकिन वो आपको इस तरह ट्रिक करने की कोशिश करेगा, आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा। लास्ट 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। इसमें जो है वो हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है, हमारे पास ये जो शेडेड रीजन है वो आर है। कह रहा है द शेडेड रीजन आर कंटेन्ड इनसाइड द डॉटेड बाउंड्री। अब यहाँ डॉटेड है, इसका मतलब है इनसाइड का वर्ड भी समझ में आ गया कि भाई जो शेडेड रीजन है ना वो बाउंड्री के अंदर का रीजन है, बाउंड्रीज जो है ना वो डॉटेड है, तो बाउंड्रीज को आप कंसिडर नहीं करोगे। वन ऑफ दीज इनइक्वालिटीज इज एक्स ग्रेटर देन 2। तो अब सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला है राइट डाउन द अदर 2 इनइक्वालिटीज। तो पहले तो मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, तो मैंने पहले इस लाइन की इक्वेशन लिखी, एक्स एक्सिस को कट कर रही है पॉइंट 2 पे, तो इसकी एक्स इज इक्वल टू 2 हो गई। ये वाई एक्सिस को कट कर रही है डॉटेड लाइन, तो वाई को 12 पॉइंट पे कट कर रही है, तो वाई इज इक्वल टू 12 हो गई। और इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए मेरे पास जो है वो वाई इंटरसेप्ट 0 है, तो मैंने सी की वैल्यू 0 लिख दी। और मैंने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए, एक मैंने ओरिजिन ले लिया 0 0, और एक मैंने फिर ये वाला पॉइंट ले लिया, ये सॉलिड पॉइंट है, यहाँ एक्स की वैल्यू भी होल नंबर में आ रही है और वाई की वैल्यू भी होल नंबर में आ रही है। तो हमेशा कोशिश क्या करो, ऐसे ही पॉइंट लो। आप ये वाला पॉइंट भी ले सकते थे 1 और 2, और यहाँ तो बहुत सारे सॉलिड पॉइंट्स आ रहे हैं, मतलब यहाँ तो सारे ही सॉलिड पॉइंट्स है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने ये 2 4 वाला ले लिया, 2 4 वाला ले लिया, ग्रेडियंट निकाली y2 - y1, 4 - 0 डिवाइडेड बाई x2 - x1, मतलब 2 - 0। तो 4/2 2 है इसका जो है वो ग्रेडियंट आ गया। और आपको पता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो होता है हमारे पास बेसिक फॉर्मूला इक्वेशन बनाने का, तो वही हमने यहाँ यूज़ किया। m मेरे पास 2 आ रही थी, तो मैंने m की जगह पे 2 लिख दिया, तो ये 2 हो गया। और 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 आ रहा था, तो मैंने यहाँ
वाई इंटरसेप्ट जीरो था तो मैंने यहाँ सी की वैल्यू जीरो लिख दी। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। इसमें एम ग्रेडियंट होती है, सी वाई इंटरसेप्ट होता है। एम मैंने निकाल ली, टू आ गई तो टू एक्स हो गया। सी की वैल्यू जीरो है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे पास इक्वेशन बन गई वाई इक्वल टू टू एक्स। अब मुझे इनइक्वालिटी बनानी है। अगर मैं इस वाली की बात करूं तो मेरा रीजन जो है वो एक्स की टू की वैल्यू से बड़ा है। अगर मैं टू ये वाली लाइन देखूं तो यहाँ टू की, यहाँ एक्स की वैल्यू टू है, लेकिन मेरा जो रीजन है वो टू से बड़ी वैल्यू उसकी तरफ है। तो पहली इनइक्वालिटी क्या हो गई, एक्स इज ग्रेटर देन टू, जो कि मुझे पहले से उसने गिवन दी थी। यहाँ इक्वल्स टू नहीं आ सकता क्योंकि डॉटेड लाइन है। अगर मैं इस वाली लाइन की बात करता हूँ तो मेरा जो रीजन है वो y से 12 की छोटी वैल्यूज की तरफ है, मतलब बिलो द लाइन है। ये वाला जो रीजन है वो इस लाइन के बिलो है। बिलो का मतलब होता है लेस देन। तो मैंने यहाँ लिख दिया y इज लेस देन 12। इक्वल्स टू नहीं लिख सकता क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, तो ये एक इनइक्वालिटी आ गई। और तीसरी वाली को अगर मैं देखूँ तो ये मेरी लाइन है। ठीक है, अब मैं अगर उसको यहाँ से देखूँ, नीचे की साइड से अगर मैं देखने की कोशिश करूँ तो मेरा जो रीजन है वो अबव द लाइन है ना, ये लाइन, इसको लाइन कहते हैं, ये मेरी लाइन है। ये वाला रीजन बिलो है और ऊपर वाला रीजन अबव है, तो इसका मतलब है द शेडेड रीजन इज अबव। अबव का मतलब ग्रेटर देन होता है। कुछ बच्चों को ये अबव और बिलो नहीं समझ में आता, तो मैं उनको ये कहता था कि y की वैल्यू ऊपर जाते हुए बढ़ती है, मतलब ग्रेटर होती है, और नीचे जाते हुए जो है वो लेस होती है। तो यहाँ ये मुझे देख के बताओ कि अगर मैं इस लाइन से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो y की ग्रेटर वैल्यूज हैं कि लेस हैं। तो ग्रेटर वैल्यूज हैं, तो ग्रेटर का मतलब ग्रेटर साइन। तो ग्रेटर साइन का मतलब है कि मेरी जो इनइक्वालिटी बन जाएगी दैट विल बी ग्रेटर आ जाएगा इस तरह, और यहाँ टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू नहीं आएगा क्योंकि डॉटेड लाइन है। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है द पॉइंट सी एंड डी वेयर सी एंड डी आर इंटीजर्स। ठीक है, तो मतलब यहाँ एक्स की सारी वैल्यूज उसने सी बोल दी, डी वाई की सारी वैल्यूज उसने डी बोल दी, और कहा सी और डी इंटीजर्स हैं। कह रहा है लाई इन द शेडेड रीजन। वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट सी डी है ना वो शेडेड रीजन के अंदर है और इंटीजर है। ठीक है, मतलब डेसिमल में नहीं हो सकता। मुझसे कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सी प्लस डी। कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू निकालो सी प्लस डी की। तो पहले सी देखते हैं, सी मैक्सिमम क्या है इसमें। सी जो है वो टू से स्टार्ट हो रहा है तो टू इसका मिनिमम हो गया, और सिक्स तक खत्म हो रहा है तो सिक्स इसका मैक्सिमम हो गया। लेकिन चूंकि बाउंड्रीज को कंसिडर नहीं कर सकते तो सिक्स से एक वैल्यू पहले देखता हूँ, फाइव। तो फाइव जो है ना वो रीजन के अंदर आ रहा है, फाइव यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ फाइव आ रहा है तो इसका मतलब है सी की वैल्यू फाइव हो सकती है। अब इस सी की फाइव वैल्यू पे वाई की वैल्यू क्या आ रही है। वाई की वैल्यू ट्वेल्व तो मैं नहीं ले सकता ना, अगर ये सी फाइव ले रहा हूँ तो वाई की वैल्यू ट्वेल्व तो नहीं ले सकता क्योंकि ट्वेल्व बाउंड्री पे है। हाँ, इलेवन जरूर ले सकता हूँ, यहाँ आएगी इलेवन। इलेवन में जरूर ले सकता हूँ, तो इसका मतलब है टेन नहीं ले सकता, टेन फिर बाउंड्री पे आ जाएगी। और फिर एट तो आएगी नहीं उसके अंदर, ना नाइन आएगी, ना एट आएगी, ना सिक्स आएगी, ना फाइव आएगी। तो सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, इलेवन। तो मैं इलेवन ले लेता हूँ। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फाइव और इलेवन को ऐड कर दूंगा तो ये मेरे पास सिक्सटीन आ जाएगा। जिसका मतलब है कि इसका आंसर मेरे पास 16 आ गया। उसने कहा कि सी प्लस डी की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। तो सी की मैक्सिमम वैल्यू सिक्स तो नहीं हो सकती, फाइव होगी। अच्छा, 5.5 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इंटीजर नहीं है। तो फाइव ले ली। फाइव पे मैंने देखा कि वाई की क्या मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, 12 नहीं आ सकती, 11 आ सकती है। तो 11 मैक्सिमम वैल्यू है, तो 11 मैंने ले लिया, दोनों को ऐड कर दिया, 16 आंसर आ गया। इसी तरह इस पार्ट को भी कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ डी गिवन दैट डी इज इक्वल्स टू थ्री सी। डी की ऐसी वैल्यू बताओ जो सी के थ्री टाइम्स हो। तो अब मैं देखता हूँ सी की क्या वैल्यू है मैक्सिमम। अब सी फाइव है तो फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया, 15। तो 15 तो नहीं आ सकता इस रीजन में, 15 तो रीजन के बाहर है। फोर पे आ जाओ, फोर थ्री ज़ा 12। अब 12 देखता हूँ, 12 तो बाउंड्री पे आ रहा है, तो बाउंड्री वाले पॉइंट तो मैंने लेने नहीं है, इनसाइड है, तो 12 भी नहीं ले सकता। अब आ जाओ थ्री पे। थ्री पे देखते हैं, थ्री थ्री ज़ा नाइन होता है क्या, नाइन रीजन के अंदर आ रहा है। हाँ, नाइन बिल्कुल रीजन के अंदर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो डी की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी नाइन, क्योंकि थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा नाइन। तो डी की वैल्यू नाइन हो गई, और जो है मेरे पास सी की वैल्यू थ्री हो गई। अगर इससे छोटे पे जाऊंगा तो टू आ जाएगा, सी की वैल्यू टू पे मैं ले नहीं सकता, कोई पॉइंट बाउंड्री पे आ रहा है। तो ये कह रहा था कि ऐसी वैल्यू बताओ डी की जिसपे जो डी हो ना वो थ्री टाइम्स हो सी का। तो इसका मतलब है आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, सी पहले आ रहा है तो सी आपने पहले लिख दिया, डी बाद में आ रहा है तो आपने बाद में लिख दिया। तो ये जो थ्री नाइन है ना, ये रीजन है, जो ये रीजन के अंदर पॉइंट आ रहा है। कैसे, ये रहा थ्री और ये रहा नाइन, तो यहाँ कहीं आ रहा है ये रीजन के अंदर। तो इसका मतलब है कि मैंने बिल्कुल सही वैल्यूज बता दी है, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल रीजन के अंदर आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि द लाइन थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू थ्री एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री आर शोन इन द डायग्राम बिलो। ये जो दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं इनकी इक्वेशंस उसने आपको दे दी हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ग्रेडियंट ऑफ द लाइन थ्री वाई प्लस एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो वाई को सब्जेक्ट बना लेते हैं।
जब y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले तो हमें x को वहाँ भेजना पड़ेगा, तो ये -x +3 हो जाएगा। और चूंकि जो है मैंने y के साथ 3 था उसको भी भेजा, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा इसके नीचे। तो मुझे पता है x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वही ग्रेडियंट होता है, तो x के साथ है -1/3, तो इसका जो ग्रेडियंट आ गया वो आ गया -1/3 आ गया, और इसका जो y इंटरसेप्ट है वो 1 आ जाएगा, तो इसका c 1 आ जाएगा। तो मैंने ये भी लिख लिया क्योंकि 3/3 जो है वो 1 हो जाएगा, तो c भी 1 आ जाएगा। तो ये मुझे लिखना नहीं था, लेकिन चूंकि आगे मुझे काम आएगा तो मैंने लिख दिया। फिर मुझसे कह रहा है कि अब ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें एक रीजन है आर, जो कि उसने शेड नहीं किया हुआ। वो कह रहा है कि ये जो रीजन आर है ना वो इन 3 इनइक्वालिटीज से डिफाइन हो रहा है, आपको वो रीजन शेड करना है, आप खुद वो रीजन शेड करके दिखाओ। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, मतलब x इज इक्वल्स टू जीरो, ये वाई एक्सिस है। और कह रहा है कि जो आपका रीजन है ना वो x की जीरो से बड़ी वैल्यूज की तरफ है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो रीजन है वो इस तरफ आएगा। मैंने इस तरह एरो लगा दिया, ठीक है। इधर नहीं हो सकता, इधर आएगा, क्योंकि वो कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो का मतलब है ये वाला रीजन, ठीक है ना। तो मैंने देखा अच्छा सही है, कहीं इधर कहीं रीजन आ रहा है मेरा। फिर वो मुझसे कह रहा है वाई लेस देन इक्वल्स टू x+3, मतलब +3 का मतलब इसका वाई इंटरसेप्ट 3 है, तो मतलब इस लाइन की बात कर रहा है, ये वाली लाइन जो 3 से गुजर रही है। वाई लेस देन है, वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू है, मतलब बिलो द लाइन है, अबव द लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो रीजन होगा वो यहाँ कहीं होगा, है ना। क्योंकि बिलो द लाइन बोला है ना उसने, बिलो द लाइन का मतलब होता है लाइन के नीचे, लेस देन का मतलब बिलो द लाइन, तो मतलब है मेरा रीजन जो है ना वो यहाँ कहीं होगा नीचे की साइड पे। मैंने इस तरह एरो लगा दिया, ठीक है। तो वो अबव द लाइन नहीं हो सकता, अबव द लाइन मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा, वो नीचे वाला रीजन होगा। और फिर लास्ट वाला कह रहा है 3x+y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, मतलब वाई इंटरसेप्ट जिसका 1 है तो वो ये रही लाइन। और वो कह रहा है कि ग्रेटर देन है, वाई जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब ऊपर है, लाइन से ऊपर वाला रीजन है, मतलब ये वाला, ठीक है। तो लाइन से ऊपर ये वाला सारा रीजन हो गया, मैंने इस तरह इसको मार्क कर दिया, ठीक है। तो तीनों इनइक्वालिटी जो है ना उनको सेटिस्फाई करना है, तीनों इनइक्वालिटी वाला जो रीजन है वही मुझे लिखना है। तो पहले मैंने जो है वो इसको मार्क कर लिया, ये वाली जो लाइन है वो ये रही, और इससे चूंकि ग्रेटर देन है तो मतलब अबव है। ये वाली लाइन ये रही जो 3 से गुजर रही है, इससे लेस देन है मतलब बिलो है। और ये वाली जो लाइन है ये वाई एक्सिस है मेरी, और इससे जो है वो कह रहा है ग्रेटर देन है, तो यहाँ आ गया। तो अब ये देखो तीनों एरोज, इसकी ट्रिक ये होती है कि तीनों एरो जहाँ मिल रहे हैं ना वो वाला जो रीजन होता है ना वो आपका आंसर होता है। ये वाला एरो इधर जा रहा है, वो वाला एरो इधर जा रहा है, तो आप इन दोनों को हटा दो। ये जो 3 एरोज आ रहे हैं ना ये बेसिकली एक ही रीजन को वो कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है वो यही वाला रीजन है। तो आपने इसको बस सिर्फ सिर्फ शेड करना है, तो आपने इसको इस तरह शेड कर लिया, ठीक है। यहाँ से आपने शुरू किया, एक लाइन यहाँ बनाई, एक लाइन आपने यहाँ बना दी, एक लाइन आपने यहाँ बना दी, बस आपको उसको कलर करना है, बताना है कि वो इस वाले रीजन की बात कर रहा है। तो ये पूरा रीजन जो है जो इस तरह जा रहा है ये मेरी इन तीनों इनइक्वालिटी को डिफाइन कर रहा है। और मेरी जो तीनों इनइक्वालिटीज हैं वो इस रीजन की बात कर रही हैं, वो कह रही हैं इससे बिलो है तो हाँ ये इससे बिलो है, इससे अबव है तो हाँ इससे अबव है, और इससे ग्रेटर है तो इससे ग्रेटर है, तो ये वाला रीजन जो है ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मेरे पास आए थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर लें। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है लेकिन भाई इंपॉर्टेंट थे। काफ़ी सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत बड़ी वीडियो होती है, कैसे देखें भाई, देख लो थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये आपको हेल्पफुल होंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। इंशाल्लाह फिर लाइव सेशन में मुलाकात होती है, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।